वेलकम बैक। आज पूरे दिन क्या बल्कि पिछले कुछ समय से बायजूस काफ़ी छाया हुआ है भारत के न्यूज़ पोर्टल्स पर, या जो एंथुजियास्ट लोग हैं वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि बायजूस का न्यूज़ क्यों आ रहा है। बायजूस के फ्यूचर को लेकर एक अनसर्टिनिटी है। बायजूस लकीली एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इस कंपनी में नहीं लगा है। बट फिर भी जब आप मार्केट को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो फेलियर से हमें सीखना होता है। तो बायजूस के फ्यूचर को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड लेट्स डिस्कस इन डीप। कोई डेटा की बात नहीं करेंगे, डीप है बट डेटा नहीं है। तो बायजूस या बायजूस जैसे स्टार्टअप बेसिकली होते क्या हैं, और अभी जो क्राइसिस में बायजूस है वो क्यों होता है, और इसका फ्यूचर क्या होता है। तो सबसे पहले तो बायजूस है क्या। बायजूस एक एडटेक कंपनी है। एडटेक मतलब एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है, जो बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग देती है। मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं लोग और उसके बाद पैसा कमाते हैं। अब ये स्टार्टअप 2015 के बाद से दुनिया को नज़र आने लगा, भारत को नज़र आने लगा। भारत की जर्सी क्रिकेट के अंदर ये स्पॉन्सर कर रहा था। 4.5 करोड़ रुपया एक मैच का दे रहा था। इंडिया की धरती पे होने वाले 1.5 करोड़ इंटरनेशनल मैचेस के लिए दे रहा था, इंडिया की जर्सी के लिए। उसके बाद इन्होंने लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शाहरुख खान, इंडिया के बॉलीवुड सुपरस्टार, को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेट्स फॉल इन लव विद द लर्निंग, इस मोटो के साथ ये कंपनी आगे बढ़ी। इस कंपनी की शुरुआत 2006 से हुई। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन है तो उसकी बिगिनिंग हमेशा ही हम्बल हुई है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो कहे कि मेरे पास 50 लाख हों तो मैं व्यापार करूं, तो इसका मतलब वो बंडल मार रहा है। जितनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, ट्रिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, उनकी स्टार्टिंग बहुत हम्बल हुई है। बायजूस भी उसका एक सिंपल एग्जांपल है। 2006 में केरला के अंदर ये स्टार्ट होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स होती है। 2011 के अंदर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम से और इसको बेटर करते हैं एमबीए की कोचिंग कराने के लिए। फिर रिफ़ाइन करते करते 2015 में ये एक स्टार्टअप, फुल ब्लोन स्टार्टअप हो जाता है। उसके बाद इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है। इंडियन स्टार्टअप सिनेरियो में $1 बिलियन क्रॉस करना आपको यूनिकॉर्न बना देता है। इंडिया के अंदर काफ़ी कम यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिसमें बायजूस उस लेवल को 2015-16 में पार कर गया था। अपने पीक वैल्यूएशन में ये कंपनी $22 बिलियन की वैल्यूएशंस तक पहुंची है। इस समय इस कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन के आसपास बताई जा रही है। लेकिन कंपनी ने काफ़ी कम समय में जो ग्रोथ दिखाई है वो बताता है कि दुनिया नए और रेवोल्यूशनरी, प्रैक्टिकली एक रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है, लेकिन एम्बिशंस को रिस्पेक्ट देता है मार्केट। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग। एम्बिशन गलत नहीं है। अगर कोई ये कहे कि एम्बिशन गलत है तो वो गलत नहीं है। एम्बिशंस आर नॉट द रीज़न फॉर बायजूस फॉल आउट। रीज़न है कैश क्रंच। आप किसी का पर्सनल फाइनेंस उठा लीजिए, या किसी बिजनेस का फाइनेंस उठा लीजिए, या किसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का फाइनेंस उठा लीजिए। अगर रेगुलर कैश इनफ्लोज नहीं है उस कंपनी के पास, तो कितने भी असेट्स हों वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। लिक्विडिटी क्रंच एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान में रखना है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक स्टेबल आयाम स्थापित किया है, वो या तो एम्बिशियस को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ हैं मेरी नज़र में, जैसे पॉलीकॉन है, जयपुर हेडक्वार्टर कंपनी है। 13-14 रुपये का शेयर है इस कंपनी का। इतना भी नहीं होगा, बट 14-15 करोड़ का रेवेन्यू है क्वार्टरली। इस कंपनी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ये कंपनी, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में, ऑपरेशंस में आपको एम्बिशन नज़र नहीं आती। कोई इन्हें नया प्लांट खोलने का एम्बिशन नहीं है। दे आर गुड पीपल, आई डोंट नो एनीबडी। मैं फाइनेंशियल्स एनालिसिस करके बात करता हूँ। रिसेंटली कोई नया प्लांट या एमलगमेशन या टेक ओवर नहीं किया है कंपनी ने। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया। डेफिनेटली पॉलीकॉन अच्छी कंपनी होगी, बट मैं फाइनेंशियल्स के बेस पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अपने एक लेवल पर संतुष्ट है। मतलब ओवर द ईयर्स एक ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ है। अगर महंगाई बढ़ने की वजह से ग्रोथ नज़र आए तो नज़र आती है, बाकी ग्रोथ इस तरह से कभी नहीं हो रही इन कंपनीज़ की। ऐसी कई कंपनीज़ हैं जो या तो एम्बिशन ही नहीं अपनाती, और एम्बिशन अगर अपनाती है तो वो अपने रेगुलर कैश इनफ्लोज को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सिमिलरली सेम एग्जांपल, मैंने एक सिंपल आपको जयपुर बेस्ड पॉलीकॉन का एग्जांपल दिया, इसी के साथ मैं आपको अडानी का एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आसपास बताया गया कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, $1-1.5 बिलियन का कर्जा हो गया।
पता नहीं कितना कितना कर्जे के बारे में काफ़ी बातें हुई, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो वो एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपेक्स। जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस सोच के साथ करते हैं कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आने वाले समय में, जब आपके ऑपरेशंस और रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्चा करती है तब उसके रेवेन्यूज़ इनफ्लोज अगर वो मैनेज कर लेती है तो वो कंपनी बड़ी बन जाती है। अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में 4G पे अभी पूरा भारत चल रहा है। 4G से हम लोग 5G की तरफ जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था एयरटेल और जियो 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, असेट्स बना रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। अब ये 50,000 करोड़ जो अभी इन्होंने कंपनीज ने लिए होंगे मार्केट से, उनका ये इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट सर्व करने के लिए अगर ये कंपनीज पैसा किसी तरह मैनेज कर लेंगी बिना प्रॉब्लम के 5 महीने 6 महीने साल भर, जब तक लोग 5G की आदत ना डाल लें और 5G का एक मंथली रिचार्ज स्टार्ट ना हो जाए, लोगों को आदत ना पड़ जाए और कंपनीज के पास पैसा ना आने लगे उस अनुपात में, जिस अनुपात के लिए इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कंपनीज प्रॉब्लम में नहीं आएगी। वोडाफोन इसी प्रॉब्लम में फंसा। BSNL अगर सरकारी बेल आउट ना मिले तो सेम प्रॉब्लम में फंसेगा। सिमिलर प्रॉब्लम्स बायजूस के साथ है। बहुत ज़्यादा एम्बिशंस के साथ इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए। बहुत ज़्यादा एम्बिशंस के साथ इन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट को टेक ओवर किया। ऐसे कई इन्वेस्टमेंट्स किए जिनसे रिटर्न इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हुए। दिस एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद बायजूस। इसके साथ जो फाइनेंशियल टर्म्स में है व्हाट वेंट रॉन्ग विद बायजूस वो ये है। अब दूसरा एक ह्यूमन और इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि जब बायजूस स्टार्ट हुआ, बायजूस के मार्केट में भी एक आधा प्लेयर बड़ा है जैसे अनअकैडमी है। जब ये स्टार्ट हुए इनका एम, या जब इन्होंने बताया टीवी पर बैठकर कि ये हैं क्या, तो इन्होंने ये कहा था कि वी वांट टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीबडी एट नॉट फ्री बट कॉस्ट इफेक्टिवली और बजट के अंदर। तो इन्होंने एक एम लिया, एक एम्बिशन लिया कि हम भारत के हर इंसान को एजुकेट करेंगे कॉस्ट इफेक्टिवली, बजट फ्रेंडली तरीके से। लेकिन एक समय के बाद जब इन्होंने एम्बिशंस के तहत कर्जे ले लिए अमेरिकन कंपनीज से, बड़े इन्वेस्टर्स से, $1 बिलियन $2 बिलियन का, तो लेट्स बी फ्रैंक, पैसे की एक टाइम वैल्यू होती है। आज मेरे पास अगर 1,000 रुपया मैं बैंक में रखता हूँ तो वो एक महीने के बाद 1,006 या 1,010 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसका ब्याज मिल रहा है। मैं अगर बैंक के ब्याज से संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं अपने 1,000 रुपये को किसी ऐसी जगह लगाना चाहूँगा जहाँ पे वो मुझे 1,006 से ज़्यादा बन के मिले। यही होता है इन्वेस्टर्स के साथ। अनअकैडमी जब इन्वेस्टमेंट ले रहा था तो फुल पेज ऐड दे रहा था कि वी आर फ्री एंड विल ऑलवेज बी फ्री। तो अनअकैडमी उस समय फेल होता है जब अनअकैडमी प्रो निकालता है। तो जब वो फ्री नहीं रह के अनअकैडमी प्रो बन जाते हैं, दैट मीन्स दे हैव टू रीपे बैक टू देयर इन्वेस्टर्स। सेम हैपेंड विद फिजिक्स वाला एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स। एडटेक कंपनीज के साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा है। एडटेक का इशू ये है कि एजुकेशन इंडिया में एक सेंसिटिव इशू है। बायजूस ने एक बड़ा ड्रीम दिखाया, अपने विजन को भारत के इमोशन के साथ जोड़ा, क्योंकि लेट्स बी फ्रैंक, हर माता पिता का इमोशन है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। इंडिया का कॉमन कॉन्सेंसस अप्रोच ये है कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। स्टार्टअप सिनेरियो, बिजनेस सिनेरियो, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो बिल्कुल इसके उलट है। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक आम जनमानस की धारणा ये है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन जाए, और इस विजन के साथ अगर बायजूस अपने आप को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो बायजूस एक ऐसी कंपनी बन जाती है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर सब ठीक था। इसके साथ गलत काम हुआ जब बायजूस ने अपनी सेल्स टीम्स को अनरियलिस्टिक टारगेट देकर नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए ब्लेटेंटली फोर्स करना स्टार्ट किया। बायजूस में काम करने वालों की प्रताड़ना की हद की खबरें कोरा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हर जगह शेयर की गई है उन्हीं के एम्प्लॉयज़ के द्वारा। इंसान को इंसान ना समझ के, कस्टमर को कस्टमर ना समझ के, स्टूडेंट को स्टूडेंट ना समझ कर, एक कस्टमर जो पैसा देगा वो समझकर बेतहाशा प्रेशर किया गया। प्रेशर का लेवल ये था कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है पैसा या कोई कोर्स 25,000 का, 30,000 का, उनके माता पिता का पैन कार्ड लेके, चेकबुक का कैंसल्ड साइन लेके उनको 25,000 का लोन दे दिया गया। महीने की किस्त बांध दी कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, IAS की तैयारी, UPSC की तैयारी, नीट की तैयारी, JEE की तैयारी, CDS की तैयारी, NDA की तैयारी, और 25,000 का लोन हम आपको इमीडिएटली दे रहे हैं। कई स्टूडेंट्स इसी प्रेशर में
चल स्टूडेंट्स की बात छोड़ देते हैं, मैं तो कंपनी की एथिकल की बात कर रहा हूँ, अनएथिक की बात कर रहा हूँ। ये इशू हुआ बायजूस के साथ। अब यहाँ से आगे क्या? अब यहाँ से आगे ये है कि देखिए, जब बायजूस रविंद्रन, आई थिंक रविंद्रन बायजू उनका पूरा नाम है, मे बी आई एम रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, रविंद्रन जी ने जब अपना पर्सनल प्रॉपर्टी प्लेज करके पैसा रेज़ किया एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए, तो इससे एक बात तो नज़र आती है कि उनका एंटरप्रेन्योर का जो फायर है वो ख़त्म नहीं हुआ, विच इज़ अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग। एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो ग्रीन फ्लैग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप फायर ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी बायजूस को अगर कुछ पैसे मिल जाए, रविंद्रन जी को कुछ पैसे मिल जाए और कंटिन्यूसली एक रेवेन्यू स्ट्रीम होने तक ये पैसा मिलता रहे, तो ये इस स्टार्टअप को वापस निकाल लेंगी। जब 2006 में कंपनी बनी होगी तो 2024 तक आते आते बायजूस ने ऐसे बहुत सारे मोमेंट देखे होंगे जब उन्हें लगा होगा कि अब शायद शटर डाउन करने का समय है, अब शायद ताला बंद करने का मौका आ गया है, या शायद बायजूस उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा जो ड्रीम कभी देखा होगा, या शायद ना भी देखा हो। तब भी ये कंपनी यहाँ तक पहुँची है। दैट मीन्स इस कंपनी में, इस फाउंडर में, इसके विजन में कुछ तो बात है। लेकिन जैसा कहते हैं कि आशीष ग्रोवर ने भारत पे के बोर्ड से जब उनको निकाल दिया था, तो उसके बाद कहा था कि प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच कोई रिश्ता नहीं होता, फाउंडर्स और प्रोमोटर्स इन्वेस्टर्स के बीच सिर्फ पैसे का रिश्ता होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसे की मनी टाइम वैल्यू होती है। $1.2 बिलियन का जो कर्जा है NCLT में जा रही है कंपनीज, इस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के रविंद्रन बायजूस को बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास कर लिया आई थिंक आज, हालांकि उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन पैसे का मार्केट है, लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, और पैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जस्ट एक ज़रिया है। तो अगर किसी भी तरह रविंद्रन इस इशू को सॉल्व कर जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं इस बुरे समय को, तो ये कंपनी डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएगी। इस कंपनी में लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है। 16-17 साल से अगर कंपनी चल रही है, विजन ज़्यादा ही बल्कि समय हो गया, 18 साल से कंपनी चल रही है, तो विजन के साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बड़ा विजन है, बड़ी कंपनी है। फ्यूचर दोनों तरफ हो सकता है। अगर यहाँ से रविंद्रन बायजूस को बाहर निकाल दिया जाता है और इन्वेस्टर्स अपना ईगो सेटिस्फाई करने में सही हो जाते हैं, मतलब कामयाब हो जाते हैं, तो दिस इज़ टाइम कि रविंद्रन को बायजूस को गुड बाय कहना पड़ेगा, और फिर बायजूस उस हाइट पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर रविंद्रन इस बायजूस में नहीं होते हैं, तो आप यकीन कीजिए, जिसका ब्रेन चाइल्ड होता है, जिसने को फाउंड किया होता है, जिसने ड्रीम देखा होता है, वही उस चीज़ को उस लेवल तक पहुंचा सकता है जो वो डिज़र्व करती है। बायजूस कंपनी के अंदर रविंद्रन बायजू को कोई रिप्लेस अगर करके ले आएगा, तो ये कंपनी उस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएगी। बाकी जो है सो है। थैंक यू।